welcome back to Ikai से अनंत. I'm Sneha and I hope you all are doing fine with your loved ones. हम लोग रिवीजन कर रहे हैं रियल एनालिसिस की. We did point set topology, sequences and we did functions. आज हम करेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स. वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं हमें. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना. तो चलो शुरू करते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ होते क्या हैं इंटीग्रल्स, है ना. प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं. तो अभी तक हमने 11th-12th में जो पढ़ा था वहाँ सीधे इंटीग्रल निकाल लेते थे. यहाँ पर हमें थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना होता है कि इंटीग्रल क्या होते हैं. ऑल दो क्वेश्चन जो होता है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो ये डेफिनेशन है ना इसके थ्रू आया है. एक क्वेश्चन आया है जो मैंने इंक्लूड किया है, वो आप देखेंगे कैसे करना है. बट टू अंडरस्टैंड प्रॉपर इंटीग्रल वी हैव टू अंडरस्टैंड पार्टीशन ऑफ एनी इंटरवल. सपोज आई हैव दिस क्लोज्ड इंटरवल ए बी. अगर मैंने इस इंटरवल के लिए ना, जैसे ये रियल लाइन पर ए यहाँ है, बी यहाँ है, इसके बीच में पॉइंट्स डाल दिए दोनों के बीच में, तो हम कहते हैं ये हमने पार्टीशन कर दिया किसका, हमारे इंटरवल ए बी का. ठीक. तो अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट मैं कंसिडर कर लूँ x1 है, तो ये x2 x3 अप टू से लास्ट पॉइंट इज़ xn. तो ये जो बना हमारा x1 से लेकर के xn तक, इसको हम कहेंगे इट्स अ पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी. राइट. पार्टीशन के साथ ही लेंथ ऑफ पार्टीशन आ जाता है. डेल्टा xi से डिनोट करते हैं. इसे हम लिखेंगे xi+1 माइनस लेंथ का मतलब इन दोनों के बीच में लेंथ कितनी है ना, ये लेंथ. और इसी तरह से एक पार्टीशन से रिलेटेड टर्म है जिसे हम नॉर्म कहते हैं. नॉर्म ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन को p से डिनोट करते हैं. नॉर्म ऑफ पार्टीशन इज़ दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा xi. जिस भी डेल्टा xi के लिए मैक्सिमम होगा वैल्यू, वो होगा उसका पार्टीशन का नॉर्म. ठीक. तो ये तो हो गई बातें रिलेटेड टू पार्टीशन किसको कहते हैं. आ जाते हैं सबसे पहला डार्बो कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी. डार्बो ने अपनी कंडीशन में ना दो चीज़ें डिफाइन करी थी. एक तो था लोअर इंटीग्रल इस तरह से किसी भी फंक्शन के लिए, और एक था अपर इंटीग्रल. ठीक है. इंटीग्रेबिलिटी की का क्राइटेरिया जो था वो ये था कि दोनों इक्वल होने चाहिए. और ये होते क्या हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ऐसा डार्बो कहते हैं अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो. ये होता क्या है, लोअर इंटीग्रल इज़ दी इन्फीमम ऑफ लोअर सम, जिसे हम डिनोट करते हैं LPF से, एंड अपर इंटीग्रल इज़ दी सुप्रीमम ऑफ, उल्टा लिख दिया मैंने इधर, ये सुप्रीमम होना चाहिए था, करेक्ट, ये सुप्रीमम होना चाहिए था, एंड दिस इज़ इन्फीमम. इसको थोड़ा ठीक कर लेना. सो इन्फीमम ऑफ अपर सम्स, है ना. अब आ जाते हैं अपर सम्स क्या होते हैं. व्हाट इज़ LPF, व्हाट इज़ UPF. तो इधर लिख देते हैं हम LPF. हमने अभी पार्टीशन पढ़ा, वही पार्टीशन मेरे पास पॉइंट्स हैं x1 x2 x3. सपोज़ ये है xi और ये है xi+1. इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की कुछ मैक्सिमम कुछ मिनिमम वैल्यू होगी. सपोज मैक्सिमम वैल्यू इज़ कैपिटल mi, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ स्मॉल mi. तो LPF हम डिफाइन करेंगे समेशन स्मॉल mi इंटू डेल्टा xi वेर i इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to n. सिमिलरली अपर सम जो हम डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे हम समेशन कैपिटल mi डेल्टा xi i वेरिंग फ्रॉम 1 to n. ठीक. तो अगर मुझे डार्बो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी लगानी है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे इंटरवल का पार्टीशन निकालना है. फिर हर पार्टीशन के जो हर ब्लॉक बनेगा उसमें फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तय करनी है. LPF UPF निकालना है और उसके बाद उनका इन्फीमम सुप्रीमम लेना है टू गेट दी लोअर इंटीग्रल एंड दी अपर इंटीग्रल. अगर फिर वो इक्वल होंगे तो हम कहेंगे द फंक्शन इज़ इंटीग्रेबल. तो बहुत लंबा चौड़ा काम है ये वाला. ठीक है. इसके बाद एक टर्म आ जाती है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन. रिफाइनमेंट का मतलब कुछ नहीं होता. आपके पास अगर ऑलरेडी एक पार्टीशन है, सपोज़ ये पार्टीशन है आपके पास, आपने क्या किया, इधर और भी पॉइंट्स ऐड कर दिए बीच में, तो हम कहेंगे नया जो पार्टीशन है दैट इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ द प्रीवियस पार्टीशन. ठीक है. तो इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है समझने का. थ्योरम में वो क्या कह रहे हैं, डार्बो थ्योरम में ना उन्होंने क्या किया, अपर इंटीग्रल और अपर सम को कंपेयर करने की कोशिश करी है, और लोअर इंटीग्रल और लोअर सम को. सो द अपर सम विल बी लेस देन, ऑलवेज विल बी लेस देन द अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन. मतलब
इनिशियल जो स्टेटमेंट वो तो ये है, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स व्हेनेवर द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन इज़ लेस देन डेल्टा फॉर एवरी पार्टीशन। सिमिलरली लोअर सम के लिए इन्होंने डिफाइन किया है कि लोअर सम जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन से, ठीक है, फॉर एवरी पार्टीशन पी वेयर द नॉर्म ऑफ पार्टीशन इज़ लेस देन डेल्टा। तो ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है, राइट। देन है रीमान कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी। रीमान ने भी अपना एक रीमान सम दिया था सबसे पहले, तो रीमान सम हम डिफाइन करते हैं SPF से, एंड दिस इज़ इक्वल टू, भाई पार्टीशन की कहानी है, बट यहाँ पर क्या किया उन्होंने, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकालने की ज़रूरत है आपको। यू जस्ट चूज़ अ पॉइंट TI बिलोंगिंग टू योर इंटरवल xi, xi+1, और फिर आप क्या करो, फंक्शन की वैल्यू पता करो TI पर क्या है, और इस तरह से SPF डिफाइन कर दो, ठीक। जब आपको SPF डिफाइन हो जाएगा, then you find out the limit as norm of p approaches to 0 of the SPF. If this limit exists finitely, we say that the function is integrable and we write the integral as this limit, ठीक है। तो रीमान कंडीशन में मुझे सिर्फ एक सम निकालना है, विच इज़ द रीमान सम। ऑल्दो दोनों कंडीशन जो हैं वो मतलब डेफिनेशन 1 विल इम्प्लाई डेफिनेशन 2, दोनों चीज़ें एक दूसरे को इम्प्लाई करेंगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है विच एवर डेफिनेशन यू आर कंफर्टेबल विद इंटीग्रेबिलिटी की आप वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलिए अगला देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस हैं यहाँ पर, कह रहे हैं अगर मेरा फंक्शन बाउंडेड और इंटीग्रेबल होगा तो एक अल्फ़ा मिलेगा, जिसे हम मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। इफ़ अ फंक्शन इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, तो ये जो इंटीग्रल होगा ना f(x) dx, दैट विल बी इक्वल टू दिस अल्फ़ा टाइम्स b माइनस a, राइट। दूसरा कह रहे हैं कॉन्टीन्यूस और इंटीग्रल है, यहाँ सिर्फ बाउंडेड था, यहाँ कॉन्टीन्यूटी दी गई है, कॉन्टीन्यूस प्लस इंटीग्रेबल है, तो एक c मिलेगा जो इस अल्फ़ा को इस तरह से डिनोट करेगा। ये c कहाँ एग्जिस्ट करेगा, a और b के बीच में, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, दिस इंटीग्रल f(x) dx इट विल बी इक्वल टू f ऑफ c टाइम्स b माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी चाहिए मुझे, अगर ऐसा मुझे लेकर आना है तो। देन अगर बाउंडेड है विद अ बाउंड गिवन, तो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें ना हम मॉड्यूलस वाले इसकी बात करेंगे। फंक्शन बाउंडेड है और उसका बाउंड गिवन है k, तो इस केस में द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल विल बी लेस देन और इक्वल टू k टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू b माइनस a, ठीक है। यहाँ लेस देन, याद रखो ये डिडक्शन तब है जब फंक्शन इंटीग्रेबल है ऑलरेडी। यहाँ से मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि इंटीग्रेबिलिटी पता चल रही है, ऐसा नहीं हो रहा। ये हम लिख रहे हैं अगर इंटीग्रेबिलिटी के साथ कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं फंक्शन के ऊपर, या फंक्शन कुछ अलग बिहेव कर रहा है, तो हम क्या क्या डिडक्ट कर सकते हैं, ये सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक। नेक्स्ट है बाउंडेड प्लस इंटीग्रेबल। अगर फंक्शन बाउंडेड और इंटीग्रेबल है और फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव वाला केस देख लेते हैं, नेगेटिव वाला उसी तरह से आप डील कर सकते हो। इफ़ फंक्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड फंक्शन इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, तो जो ये इंटीग्रल होगा ना, ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा डिपेंडिंग ऑन b a से बड़ा है या छोटा है। सो पॉजिटिव होगा इफ b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a, नेगेटिव होगा इफ b इज़ लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ टू बाउंडेड इंटीग्रेबल फंक्शन, इसी की हेल्प से इफ़ f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू g, तो मेरा जो इंटीग्रल होगा f(x) dx इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू द इंटीग्रल g(x) dx डिपेंडिंग ऑन वेदर b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a, एंड दिस विल बी लेस देन इफ़ b इज़ लेस देन इक्वल टू a, ठीक। तो आई होप ये समझ में आ गया हो आपको। ये कुछ डिडक्शंस हैं या कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं रिलेटेड टू इंटीग्रेबल फंक्शन प्लस सम कंडीशंस, राइट। फिर आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेबल फंक्शंस जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेबल होंगे। इंटीग्रेबिलिटी यहाँ पर इम्प्लाई कर रही है ना, तो कॉन्टीन्यूटी इंटीग्रेबिलिटी इम्प्लाई कर देती है डायरेक्ट। मोनोटॉनिक है अगर फंक्शन तो भी वो इंटीग्रेबल होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इफ़ अ फंक्शन इज़ बाउंडेड एंड इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, तो इंटीग्रेबिलिटी इम्प्लाई हो सकती है ना। तो सिर्फ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इंटीग्रेबल होगा ऐसा ही ट्रू नहीं है, बल्कि ऐसा भी है अगर आपने फंक्शन को बाउंडेड शो कर दिया और साथ में ये देखा कि डिसकॉन्टीन्यूटी के जो पॉइंट है वो फाइनाइट है
है ना। तो उस केस में भी फंक्शन इनफैक्ट काउंटेबली फाइनाइट होंगे तो भी फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। ये जो दो चीज़ें आ जाती है, ये हमने 12th में भी शायद पढ़ी है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिमिटिव एंड द फंडामेंटल थ्योरम, राइट। प्रिमिटिव क्या होता है, देखो आपके पास कोई फंक्शन गिवन है जो कि इंटीग्रेबल है, आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक। अगर इंटीग्रेबल फंक्शन है और साथ में बाउंडेड भी लिख लो, बाउंडेड है, तो क्या होगा, मैं एक कैपिटल एफ डिफाइन करूँगी इससे, a टू x, हमारा इंटरवल a टू b है, तो a टू x एफ एक्स डी एक्स या एफ टी डी टी लिखो, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, एफ टी डी टी, ये फंक्शन मैं डिफ़ाइन करूँगी। ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टीन्यूस होगा। हाउएवर अगर मेरा ये छोटा वाला f जो है ये कॉन्टीन्यूस हो जाता है, एक्स्ट्रा कंडीशन है, इंटीग्रेबल, बाउंडेड, साथ में कॉन्टीन्यूस भी है, तो ये जो बड़ा वाला f होगा ना मेरा, ये डेरिवेबल भी हो जाएगा, है ना। और कॉन्टीन्यूस सपोज एट c है, तो ये जो इसकी डेरिवेटिव आएगी, कैपिटल F का डेरिवेटिव C पर जो आएगा वो आएगा स्मॉल f एट C। इस सिचुएशन में हम कहते हैं कैपिटल F इज़ द प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल f, राइट। तो ये हो गई प्रिमिटिव की कहानी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कह रहा है अगर f कॉन्टीन्यूस है, तो जैसे ही f कॉन्टीन्यूस होगा, अभी देखा हमने कॉन्टीन्यूटी विल इम्प्लाई इंटीग्रेबिलिटी, है ना। तो कॉन्टीन्यूस होते ही मेरे पास ये कह रहे हैं कि प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर जाएगा कैपिटल F, और इस केस में द इंटीग्रल विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, ठीक। तो ये हो गए हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड प्रिमिटिव ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन। अब है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स दो तरह के होते हैं, एक तो अनबाउंडेड फंक्शन विद फाइनाइट लिमिट और एक इनफाइनाइट रेंज। माने जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है या रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, उस पर डिपेंड करेगा हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर ये फर्स्ट केस कंसिडर करूँ तो इसमें देखो क्या हो सकता है, मेरा जो फंक्शन है ये रेंज तो फाइनाइट है, बट जो फंक्शन है ना वो यहाँ a पर उसको दिक्कत है, या आप कहो कि a इज़ द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन को b पर दिक्कत है, b इज़ द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन वाला जब रिवाइज किया था तो उसमें देखा था PID क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, तो अच्छा होगा अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो अच्छे से रिवाइज़ करें। ये थर्ड केस कौन सा होगा, कोई एक पॉइंट है C बिटवीन A एंड B जो कि है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो इस केस में हमें अगर इंटीग्रल निकालना है, मान लो ये इंटीग्रल निकालना है, तो ये मैं कैसे निकालूंगी, ठीक है। इसको निकालने के लिए अगर मेरा A है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो मैं A को रिप्लेस कर दूंगी किसी A प्लस लेमडा से, और लेमडा का लिमिट कहाँ ले जाऊंगी, 0 पर, ठीक है। तो अब ये फाइनाइट हो गया, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत इजीली, और बाद में लास्ट में लिमिट ले जाएंगे लेमडा अप्रोचेस टू 0। सिमिलरली अगर b पर दिक्कत है मेरे को, b इज़ द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो मैं क्या लिखूँगी, लिमिट, मैं b माइनस समथिंग लिख दूँगी इधर, और इस समथिंग को 0 पर ले जाएंगे, ठीक। इसी तरह अगर c होगा, मिड पॉइंट होगा, तो मैं ये a टू b एफ एक्स टी एक्स इसको डिवाइड कर दूँगी a टू c प्लस c टू b, और फिर अकॉर्डिंगली जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है वहाँ पर मैं सेम चेंजेस करके अपना वो निकाल लूँगी, इंटीग्रल निकाल लूँगी। इनफाइनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रल कैसा दिखता है, या तो ऐसा दिखेगा -∞ टू a एफ एक्स टी एक्स, या फिर ऐसा दिखेगा a टू इन्फिनिटी एफ एक्स टी एक्स, और या फिर दिखेगा -∞ टू इन्फिनिटी एफ एक्स टी एक्स, ठीक। अगर ये वाला सिचुएशन है तो मुझे ये -∞ हटा देना है इधर, मैं लिखूँगी लिमिट से x अप्रोचेस टू -∞ फ्रॉम कैपिटल X टू a मेरा एफ एक्स टी एक्स, ठीक है। ये निकाल लिया मैंने, और इसके बाद जहाँ जहाँ कैपिटल X होगा उसको -∞ से रिप्लेस करके पता करने की कोशिश करेंगे कि कन्वर्जेंस आ रही है या नहीं। सिमिलरली इधर क्या करेंगे हम, इधर वी विल चेंज इट टू सम कैपिटल X, और इस तरह से लिखेंगे। -∞ टू इन्फिनिटी है तो अगेन बीच में से एक पॉइंट निकालेंगे जहाँ दिक्कत नहीं है, सपोज़ a, तो -∞ टू a टू इन्फिनिटी ऐड करके
इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हम इस तरह से वर्क कर सकते हैं, राइट। फाइनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन के लिए कुछ टेस्ट, ये वही टेस्ट हैं जो हमने सीरीज़ में टेस्ट पढ़े थे, बिल्कुल वही के वही टेस्ट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट काइंड में मैंने दो फंक्शन को कंपेयर किया, अगर ऐसा है ऑन फॉर ऑल एक्स इन आई, जो भी मेरा इंटरवल है ए बी। फाइनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है तो या तो ए पे दिक्कत होगी या बी पे दिक्कत होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना। टेस्ट सेम है बट आपको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में, अभी के एग्ज़ाम में तो प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में वो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। सो इफ़ एफ इज़ लेस देन इक्वल टू जी, तो मेरा वहाँ पर रिज़ल्ट जो था वो यहाँ रिवाइज़ हो जाते हैं सीरीज़ के रिज़ल्ट सारे। वहाँ रिज़ल्ट क्या था, अगर ये कन्वर्ज करेगा तो एफ़ भी कन्वर्ज करेगा, अगर एफ़ डाइवर्ज करेगा तो ये जी डाइवर्ज करेगा, बिल्कुल वही रिज़ल्ट है यहाँ पर। लिमिट फॉर्म में सेम, मैं एफ़ और जी, इसका एफ बाई जी का लिमिट निकालती हूँ, अगर ये एल आ जाता है नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड सम फाइनाइट थिंग, तो ये दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे। इन केस एल इज़ ज़ीरो तो वहाँ क्या होगा, अगर ये ज़ीरो आ गया तो जी जो है वो अगर कन्वर्ज करेगा तो एफ़ कन्वर्ज करेगा, है ना। और अगर एल इनफाइनाइट आ जाता है या एल अप्रोचेस टू इनफाइनाइट आ जाता है तो जी अगर डाइवर्ज करेगा तो एफ़ डाइवर्ज करेगा। ये है कंपैरिजन टेस्ट लिमिट फॉर्म। इसी को, ये वाले जो दोनों केसेस हैं ना, इसको आप सीरीज़ में भी ऐड कर सकते हो। आई थिंक मैंने ऐड नहीं किया है, वहाँ नहीं बताया था, बट यहाँ आपका ये रिवाइज़ हो गया। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, अगर मेरा ए टू बी मॉड्यूलस जो फंक्शन है वो कन्वर्ज कर जाए तो हम कहते हैं दी फंक्शन जो भी है हमारा इंटीग्रल वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के साथ एक कहानी जुड़ जाती है, क्या, कन्वर्जेंस के साथ एक इम्प्लीकेशन आता है दैट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑलवेज इम्प्लाइज कन्वर्जेंस, ठीक है। यहाँ इंटीग्रल में, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो मुझे बताने थे आपको। वो एग्जांपल, एक एग्जांपल है हमारा बड़ा अच्छा सा, दैट इज़ बीटा फंक्शन। एक तो ये वाला ए टू बी डी एक्स बाई एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एन। जल्दी से बताओ इसमें पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होगी। दिस विल कन्वर्ज इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ लेस देन 1। एक तो ये याद रखोगे आप हमेशा के लिए, और दूसरा एक आता है इधर, हमें डेफिनेशन मिलती है बीटा फंक्शन की, विच इज़ द इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx, है ना। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये कन्वर्ज करता है, और कहाँ कन्वर्ज करता है, इट विल कन्वर्ज टू m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप याद रखना, बीटा गामा फंक्शन से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, और ये तो कंपैरिजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे तो आपको ऑलरेडी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर PID क्या बताया, क्या है, A, है ना। सिमिलरली इसी रिज़ल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आपका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी क्या बन जाता है, B, तो भी कन्वर्जेंस तभी आएगी जब n इज़ लेस देन 1। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हम देख लेते हैं, किसके लिए, इनफाइनाइट रेंज के लिए। सेम टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, सेम रिजल्ट, f इज़ लेस देन इक्वल टू g कन्वर्ज करेगा तो f कन्वर्ज करेगा, f डाइवर्ज करेगा तो g डाइवर्ज करेगा। लिमिट फॉर्म f बाई जी का लिमिट देखेंगे, L, तीन की सिचुएशंस आ गई, या तो नॉट इक्वल टू 0 फाइनाइट, या 0 या अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर ये केस आता है तो दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे। 0 आ जाता है तो नीचे वाला कन्वर्ज करेगा तो ऊपर वाला कन्वर्ज करेगा। इनफाइनाइट आ जाता है तो नीचे वाला डाइवर्ज करेगा तो ऊपर वाला डाइवर्ज करेगा। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी वही चीज़ है, आपको मॉड्यूलस फंक्शन जो है उसको चेक करना है वो कन्वर्ज करता है या नहीं। एबेल्स एंड डिरिक्ले भी बिल्कुल उसी तरह है जो हमने वहाँ किया था, कहाँ, सीरीज़ में। तो इसको भी मैं, वहाँ पर भी मैंने कंपेयर करके लिखा था, यहाँ भी लिख देती हूँ सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए। यहाँ एक फंक्शन मिला मुझे जो कि है बाउंडेड एंड मोनोटॉनिक। यहाँ पर ये फंक्शन मिला मुझे जो कि है बाउंडेड, मोनोटॉनिक एंड कन्वर्जिंग टू 0। यहाँ पर एक ऑलरेडी मेरे पास कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये कन्वर्ज कर रहा है, बट यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इनफाइनाइट रेंज है ना, सॉरी, लेट मी क्विकली इरेज दिस। इनफाइनाइट रेंज है, सपोज A से इन्फिनिटी पे है, A से इनफाइनाइट। यहाँ पर कहा गया है A टू X, कैपिटल X है वो, ये बाउंडेड आ जाए,
है ना। तो क्या होगा, इम्प्लीकेशन दोनों की क्या है, एफ फाई डी एक्स ए टू इन्फिनिटी, ये कन्वर्ज करेगा, इधर भी सेम, ठीक है। तो यहाँ जैसे वहाँ उस सीरीज़ में क्या लिखते थे कि एक सीरीज़ मुझे मिल जाए कन्वर्जेंट सीरीज़, और डायरेक्टली में क्या लिखते थे, उस सीरीज़ का कन्वर्जेंस से कोई मतलब नहीं है, उसका एसओपीएस बाउंडेड होना चाहिए। तो बस ये बाउंडेड होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सो एबल्स एंड डिरिक्ले। विद दिस आई थिंक वी आर डन विद द टॉपिक। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में यही सारी चीज़ें, आई मीन इम्प्रॉपर इंटीग्रल में यही सारी चीज़ें थी। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमारा अगला टॉपिक होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो प्रीवियस ईयर में ना मुझे डायरेक्ट तो 2 ही क्वेश्चन मिले जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, बाकी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जो हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में पढ़ लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फंक्शन गिवन है क्लोज्ड इंटरवल 0-1 पर इस तरह से, और फिर पूछा है रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं, और साथ में लोअर रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रल भी पूछा हुआ है, जिसको हमने डार्बो अपर सम, डार्बो लोअर सम और अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल का है ना, उसी को ये लोग रीमान इंटीग्रल भी कह रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। देखो फंक्शन जो गिवन है, बड़ा अच्छा फंक्शन गिवन है, ये लिखा है x² व्हेन x इज़ रैशनल। इनको चिकन पॉक्स फंक्शन कहते हैं, जो फंक्शन डिफाइंड होते हैं रैशनल इरैशनल के ऊपर अलग अलग से। तो मुझे क्या पता है, देखो या तो फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, है ना, तो इंटीग्रेबल आ जाएगा, कॉन्टीन्यूटी होगा, कॉन्टीन्यूस होगा तो इंटीग्रेबल आएगा, मोनोटोनिक होगा तो इंटीग्रेबल आएगा, और फाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटी होगी तो आएगा। बाउंडेड से इंटीग्रेबिलिटी नहीं इम्प्लाई होती, ये मत लिखना। तो इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक कर लेते हैं। कॉन्टीन्यूटी चेक कैसे करते हैं, सीक्वेंशियल अप्रोच, यहाँ आपकी कॉन्टीन्यूटी भी रिवाइज हो जाएगी। सपोज़ मेरे पास एक सीक्वेंस है an जो कि रैशनल की है बट कन्वर्ज कर रही है किसी अल्फ़ा पर जो कि है इररैशनल। तो मुझे देखना है व्हाट इज़ एफ ऑफ an। एफ ऑफ an विल बी, क्योंकि रैशनल से है, इट विल बी an², बट व्हाट इज़ एफ ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि इररैशनल है तो ये अल्फ़ा क्यूब। an² कहाँ कन्वर्ज करेगी, अल्फ़ा स्क्वायर पर, और ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, अल्फ़ा क्यूब पर, है ना। तो अगर रैशनल पर इसको क्या होना है, कॉन्टीन्यूस होना है। ऐसे तो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, कॉन्टीन्यूस होना है तो अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा क्यूब के इक्वल होना चाहिए, है ना, यानी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 हैज़ टू बी इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं कोई सीक्वेंस ले लूँ bn, कहाँ से, q कॉम्प्लीमेंट से, इररैशनल से, और इसको मैं ले जाऊँ बीटा पर जो कि है रैशनल, तो यहाँ से भी मुझे कुछ इस तरह से पता चलेगा दैट एफ ऑफ bn जो कि इररैशनल था, ये आ जाएगा bn का क्यूब, और एफ ऑफ बीटा जो कि रैशनल है ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, बीटा क्यूब पर, ये कहाँ जाएगा, बीटा स्क्वायर पर। तो इस केस में भी बीटा क्यूब शुड बी इक्वल टू बीटा स्क्वायर। यहाँ से भी मुझे ऐसा ही कुछ मिल रहा है, बीटा इंटू बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी ये जो फंक्शन है ना, ये सिर्फ 2 जगह कॉन्टीन्यूस है, या तो 0 पर या फिर 1 पर, है ना। अल्फ़ा बीटा जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो है वो 2 आ रही है, डिसकॉन्टीन्यूटी बाकी हर जगह डिसकॉन्टीन्यूस है। हमने रिजल्ट में क्या पढ़ा था, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी फाइनाइट आनी चाहिए, तो यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा, इसीलिए ये रीमान फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो और ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हो गए क्योंकि इन्होंने लिखा है कि ये रीमान इंटीग्रेबल है। अब आ जाते हैं लोअर रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रेबल क्या आ रहा है, इक्वल। लोअर रीमान इंटीग्रेबल, तो ये जो लोअर सम है फ्रॉम 0 to 1 लोअर इंटीग्रल है, ये मुझे पता करना है क्या है। दिस विल बी इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ द लोअर सम ओवर ऑल द पार्टीशन फॉर ऑल द पार्टीशंस p, इस तरह से। ये जो लोअर सम होगा ये किसके इक्वल होगा, अगर मैंने पार्टीशन लिखा 0-1 का, ये 0-1 का जो पार्टीशन लिख रही हूँ मैं, 0 1/n 2/n सो ऑन, कहीं पर i/n भी आएगा एंड देन n/n, ठीक, ये लिख लिया मैंने पार्टीशन। तो यहाँ आ जाओ, दिस विल बी सुप्रीमम ऑफ समेशन एफ ऑफ, या समेशन स्मॉल mi इंटू डेल्टा xi, है ना, सीधे ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ओवर जो भी पार्टीशन है उसके, वेयर i वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब मुझे ये जो सुप्रीमम चाहिए होगा ये n पर लेने से चल जाएगा ना काम सारे पार्टीशन के लिए, तो मैं ये सुप्रीमम n पर लूँगी। स्मॉल mi क्या होगा यहाँ पर, फंक्शन मान लो i/n पर फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, i/n क्यूब होगी ना, क्यूब वाली मिनिमम होगी और स्क्वायर वाली मैक्सिमम होगी। तो यहाँ आ जाएगा समेशन i/n क्यूब डेल्टा xi i/n ओनली, ठीक है। और
this will be supremum. Since the summation is running over I, तो मैं ये n raised to the power 4 बाहर ले गई, बचा अंदर क्या i क्यूब. तो ये i क्यूब क्या आ जाएगा मेरा, समेशन फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम. इट विल बी n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4. तो 1/4 आ गया इधर, है ना, 1/4, यानी ये सही है, 1/4 आएगा, है ना, करेक्ट है. सिमिलरली आप अपर रीमान इंटीग्रल भी निकाल सकते हो, वो 1/3 आ जाएगा. क्यों आएगा, क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी i/n स्क्वायर, n क्यूब बाहर आ जाएगा, समेशन i स्क्वायर रह जाएगा, और ये अप्रोच कहाँ करेगा, 1/3 पर. तो फर्स्ट एंड 4 करेक्ट हैं, सेकेंड एंड थर्ड इनकरेक्ट हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट है ना. तो देखो सबसे पहले तो ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये चेक करो इनफाइनाइट रेंज है कि फाइनाइट रेंज है. जैसे फर्स्ट और 2 इन दोनों में फाइनाइट है रेंज, ठीक, और थर्ड और फोर्थ में इनफाइनाइट रेंज है. तो फाइनाइट रेंज के लिए मेरे पास कंपैरिजन करने के लिए क्या है, इफ़ a टू b dx अपॉन x माइनस a रेज टू द पावर n dx कब कन्वर्ज करेगा, व्हेन n इज़ लेस देन 1. यहाँ पर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है, 0. ये लिखा है 0 टू a 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4, और दूसरा वाला है 0 टू a 1 अपॉन अंडर रूट एक्स रेज टू द पावर 1/2, आई मीन 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1/2. तो ये तो n बड़ा हो गया और ये n लेस देन 1 है. तो सेकेंड वाला कन्वर्ज करेगा. लेट मी इरेज ये वाला थोड़ा सा साफ कर देते हैं. ठीक है, सो सेकेंड वाला कन्वर्ज करेगा, फर्स्ट वाला नहीं करेगा. अब इधर आ जाओ, इनफाइनाइट रेंज के लिए है. यहाँ पर आप एक वो याद रखो, इंटीग्रल टेस्ट याद है आपको, जो हमने लगाया था किसमें, सीरीज़ में, वैसा ही टेस्ट है. इंटीग्रल टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो इंटीग्रल होता है ना, n log n रेज टू द पावर n, या p लिख लो, p, ये कन्वर्ज कब करता है, व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 1. ठीक, ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्ज करेगा, लेस देन इक्वल टू 1 पर डाइवर्ज करेगा. ये याद रखना आप, ये भी कंपैरिजन के लिए आप यूज़ कर सकते हो. एंड यूजिंग कॉशीज़ कंपैरिजन, कॉशीज़ इंटीग्रल टेस्ट, दिस इज़ सिमिलर टू सेइंग, अगर मैं ये इंटीग्रल में चेंज कर दूँ, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स रेज टू द पावर p dx, है ना, दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे. तो यहाँ पर p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज, लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्ज. यहाँ पर 1 के इक्वल है तो डाइवर्ज करेगा, यहाँ ग्रेटर देन है तो कन्वर्ज करेगा. इस क्वेश्चन को लिखने का मतलब यही था कि आपको एक बार ये कॉशी टेस्ट का आइडिया दे दूँ कि ये भी एक कंपैरिजन सीरीज़ हो सकती है हमारे लिए, 1 अपॉन n log n रेज टू द पावर p, राइट. तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन. बाकी के क्वेश्चन कुछ हैं जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जो हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के साथ मिलेगी. बस अब हमारे 2 टॉपिक रह रहे हैं रिवाइज़ करने के लिए, बाकी के हमने सारे ऑलमोस्ट कर लिए हैं, रिवीजन कर ली है. सो एग्ज़ाम के लिए मोटिवेटेड रहना है आपको. ऐसे नहीं सोचना कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट आएगा, पता नहीं कहाँ से आएगा, एग्ज़ाम बुक में से ही आएगा. बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपकी नॉलेज अप्लाई कैसे करनी है. फंक्शन से आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लिए काउंटर एग्जाम्पल्स का एक बैग तैयार रखो, और उससे पहले सीक्वेंस और सीरीज़ वगैरह जो है उसमें टेस्ट अच्छे से याद रखो, एंड यू आर सॉर्टेड. वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.